डाउट पूछते हुए, क्लास बंक करते हुए। क्या समझे? अब जो जो इन्होंने हाथ ऊंचे किए थे कि हम 11 नहीं पढ़ेंगे, वो 11 की क्लास छोड़ के घूम नहीं जा रहे हैं अभी बैग ले लेके। घर भी जाने को नहीं मिलेगा क्लास खत्म होने से पहले। जो कहते हैं ना कि हमने पढ़ रखा है टॉपिक, तो पहले से नोट्स, होमवर्क कुछ भी लेके आना, घर जाने को नहीं मिलेगा। पूछते थे ना सेल्फ स्टडी टाइम में क्या करे सर, रूम पे जाएंगे, मैं तो मॉड्यूल ही नहीं लाया, मैं तो डीपीपी नहीं लाया, मैं तो रजिस्टर ही नहीं लाया। तो लेके आना पहले से। कोचिंग आओ जब सोच के आना कि अगर मुझे क्लास छोड़नी है तो उस टाइम पे क्या करना है, कोचिंग में ही। बाहर जाने को नहीं मिलेगा किसी को भी। समझ गए? गार्ड से बहस नहीं करनी है, किसी भी एम्प्लॉय से बहस नहीं करनी है कि मुझे जाने दो। सबको इंस्ट्रक्शन है कि नहीं जाने दिया जाएगा। समझ गए? नए सेशन के लिए किसी को कुछ पूछना है? 17 अप्रैल को पेपर है। एमएनडी आएगा, प्लेन मिरर आएगा, सीकेटी आएगा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट आएगा, प्लेन मिरर आएगा, केमिकल काइनेटिक्स आएगा, और अब जो शुरू हो रहा है वो भी आएगा। समझ गए? बता तो दिया बेटा। जो आज से पहले पढ़ा था उसमें से 3 टॉपिक आएंगे, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, प्लेन मिरर और केमिकल काइनेटिक्स। ठीक? और आज से जो पढ़ेंगे वो आएगा। समझ गए? कोई कंफ्यूजन सिलेबस में? अबे 2 बार बता दिया ना मैंने। आज से पहले बस 3 टॉपिक आएंगे, आज से पहले जो पढ़े। ठीक है? क्लियर? टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो, कल तक सिलेबस आ जाएगा ग्रुप में।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बैठ जाओ। बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात बंद कर दो अब। देखिए ये वाला जो हमारा साइड रहेगा, इधर 11th क्लास का आपका मैकेनिक्स पोर्शन और 11th क्लास का पोर्शन चलेगा। ओके, हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें दैट इज काइनेमेटिक्स। बैठ जाओ और बात बंद कर दो। कंसंट्रेट। हाँ हाँ, वो आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी उसकी। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 11th की फिजिक्स चलेगी इस पोर्शन में। ओके, एंड द फर्स्ट चैप्टर इज काइनेमेटिक्स। बात बंद कर दो। बैठ जाओ जल्दी। क्या हो गया? बैठ जाओ। अच्छा, आप बात बंद कर दो। देखिए, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है ये, आप लोग जानते ही हैं। और काइनेमेटिक्स उसमें बहुत ज्यादा बेसिक का पार्ट प्ले करता है। जैसे आप लोग फिजिक्स जब भी एनालाइज करते हो, थोड़ा बहुत आप लोग जानते हैं, तो आपको पता है कि कभी भी कोई भी मोशन एनालाइज करना है तो उसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर हम कुछ उस पे जो आगे के हम लोगों ने लॉज पढ़े हुए हैं वो सब हम लोग अप्लाई करते हैं। तो काइनेमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर अगर आपको कंडीशन नहीं पता है कि क्या कंडीशंस अप्लाई करनी है, किस तरह से मोशन को एनालाइज करना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हमारा? काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। देखिए, तो आज का जो लेक्चर रहेगा कुछ डेफिनेशंस रहेंगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम 1D 2D 3D इस तरह से चलने वाले हैं।
हम आपको सबसे पहले जो जनरल काइनेमेटिक्स होती है, जनरल काइनेमेटिक्स का मतलब कि जैसे कोई भी मोशन हो, चाहे वो वन डायमेंशनल हो, चाहे वो टू डायमेंशनल हो, किसी भी तरीके का मोशन हो, आप सारे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको कैसे एनालाइज किया जाता है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे। तो जो काइनेमेटिक्स है, सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करने से पहले, मोशन क्या होता है आप लोग जानते हैं? मोशन क्या है? नहीं, देखो सबसे पहली बात फिजिक्स पढ़ने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली अब आप आगे एग्जाम फाइट करेंगे जो इंडिया लेवल का एग्जाम है, और आपको पता है कि बहुत हल्के में हमें नहीं चलना है, ठीक है, कंसेप्चुअल चलना है। तो जब भी हम मोशन एनालाइज करते हैं तो मोशन किसी के रिलेटिव डिस्कस किया जाता है। मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। मोशन क्या है? रिलेटिव। तो जैसे अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। किसी पार्टिकल का मोशन हो सकता है, वो पार्टिकल किसी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो या किसी के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी हो। तो मोशन जब हम डिफाइन करेंगे तो उसको बोलने के लिए मुझे सबसे पहले बोलना पड़ेगा कि मोशन किसके रेस्पेक्ट में। मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट टर्म। कैसी टर्म है ये? रिलेटिव। तो मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। तो मोशन किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। अभी मैं मोशन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं कि मोशन डिफाइन करने से पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? एक रेफरेंस बॉडी लेना पड़ेगा, मतलब किसके रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये कहना सही बात नहीं है। ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, ठीक है। जब आप इन चीजों को समझेंगे, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये आगे सारे चैप्टर्स में इंपॉर्टेंस रखता है। तो जब आप कोई मोशन एनालाइज करते हो, कहां से एनालाइज करते हो, आ जाओ। तो देखिए मेरे पास मोशन एनालाइज करने से पहले मुझे किसके बारे में बात करना पड़ेगा कि मोशन, सबसे पहली बात, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है। तो सबसे पहले उसको डिफाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मोशन किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस बॉडी, ठीक है। जैसे मैं हो सकता हूं रेफरेंस बॉडी, कोई और हो सकता है। तो हमारे कंडीशन में जिस हम लोग मोशन को एनालाइज करने वाले हैं, उसमें हमारा जो रेफरेंस बॉडी है उसको हम जब एनालिसिस में लेते हैं कि एक रेफरेंस बॉडी बताता है कि उसके रेस्पेक्ट में मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मोशन का मतलब क्या होगा? तो जैसे एक तो होगा पार्टिकल जिसके बारे में हम बात करेंगे, और एक दूसरा पार्टिकल होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। बात समझ गए? तो ये तो हो गया कौन सी बॉडी? रेफरेंस बॉडी। ये वो बॉडी है जिसके रेस्पेक्ट में आप इस पार्टिकल का मोशन एनालाइज करने वाले हैं। तो मोशन क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये रिलेटिव टर्म है, तो उसको डिफाइन करने से पहले मैं बता रहा हूं कि किसी रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में ही किसकी बात होती है? मोशन की बात होती है। यस और नो? अब दिस पार्टिकल इज कॉल्ड अंडर मोशन विद रेस्पेक्ट टू this reference body when this particle changes its position with respect to time। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में तो है ही, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो मोशन डिफाइन करने से पहले सबसे पहले हमें किसके बारे में सोचना होता है कि हमारा रेफरेंस बॉडी कौन है। यस और नो? तो when a particle changes its position with respect to time with respect to a reference body, then the particle is called under motion। yes or no? तो सिंपल सी अगर हम बात कर लें मोशन के डेफिनेशन की, तो when a particle, आ जाओ, when a particle changes its position with respect to time
with respect to a reference body is called तो when a particle, अभी रुक जाओ, लिख लेना, अभी सुनो पहले थोड़ा सा। देखो ये सब्जेक्ट दिमाग से खेलने वाला है, जानते हो कि नहीं? अगर आपको दिमाग में दिखता है तो ये सब्जेक्ट बहुत छोटा है, और अगर आप रटने बैठ जाते हैं तो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो फिजिक्स को कंसेप्ट जो आप लोग सुनते हो ना, कंसेप्ट क्या है? फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है, फिजिक्स क्या होता है? कंसेप्चुअल है। तो अभी आपके पास एक और मौका है प्रॉपरली इन चीजों को समझने का, ठीक है? और हम जानते हैं कि बिना काइनेमेटिक्स के कोई भी चैप्टर, इवन अभी आप 12th में जितने चैप्टर्स पढ़ोगे हर जगह काइनेमेटिक्स काम में आने वाली है। बात समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने जो मोशन को डिफाइन किया है, हमने क्या कहा कि व्हेन अ पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस बॉडी, देन द बॉडी इज कॉल्ड अंडर मोशन। किसके रेस्पेक्ट में? तो मोशन एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस बॉडी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो पार्टिकल क्या कहलाएगा आपका? द पार्टिकल इज कॉल्ड अंडर मोशन। यस और नो? तो अब ये पता चल गया कि मोशन अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता है। तो जैसे आप लोगों ने कभी कुछ क्वेश्चंस देखे हो तो आप देखते हो डायरेक्ट बोल दिया जाता है पार्टिकल इज मूविंग। तो आप ध्यान रखना, वो जो शब्द यूज किया जा रहा है वो किसी के रिलेटिव में ही यूज किया जा रहा है, किसी के रिलेटिव में यूज किया जा रहा है। जनरली अगर हमें नहीं कहा जाए तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि किसी ग्राउंड के रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में। यस और नो? तो हम लोग काइनेमेटिक्स की बात करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स में डेफिनेटली हम मोशन डिस्कस करेंगे, और मोशन जो वर्ड है वो एब्सोल्यूट नहीं है। कैसा वर्ड है? रिलेटिव है। व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग, तो देखो पार्टिकल आपका मोशन में है तो अपने आप एब्सोल्यूट टर्म तो नहीं है, तो किसी के रेस्पेक्ट में ही मोशन होता है, ठीक है? तो जब मोशन डिस्कस करना है तो किसी के रिलेटिव डिस्कस करना है, उसका नाम है क्या? रेफरेंस बॉडी। अब जो रेफरेंस बॉडी है, अकेले रेफरेंस बॉडी से काम नहीं चलेगा। कैसे? जैसे मान लो मैं रेफरेंस बॉडी हो, आप मेरे से कहते हैं कि एक पार्टिकल यहां पर है, तो अगर मैं कहता हूं कि एक पार्टिकल इस जगह पर है, मेरे से मान लो 10 फीट दूर, तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि मेरे से 10 फीट दूर तो वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, और इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है मतलब। तो कुल मिला के मेरे से 10 फीट डिस्टेंस पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मैं उसका मोशन एनालाइज कर रहा हूं, तो मुझे उसके पोजीशंस को बहुत अच्छी तरह क्या करना पड़ेगा? एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कहां पर है। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। क्या लेते हैं? वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे हमने ये कहा कि ये मेरे पास एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लीजिए मैंने ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस यूज किया है। तो ये हमारा किस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पेन बंद कर दो, अभी सब्जेक्ट को सुनो, फिर जब लिखना होगा तो मैं बताऊंगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है? ऐसे हमारे पास और भी डिफरेंट वैरायटी के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है? हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ठीक है? तो ये मैंने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लिया, और इसके ओरिजिन पे, ये बार बार हम लोग क्वेश्चंस में ये बातें नहीं बोलेंगे, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसके ओरिजिन पे मुझे किसको रखना है? एक
रेफरेंस बॉडी, जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन एनालाइज कर रहे हैं वो कहां पर है, वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर है, यस और नो। तो ये आपका रेफरेंस बॉडी हो गया और ये आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा लिया ताकि आप इसके रेस्पेक्ट में पार्टिकल की पोजीशन को बहुत ढंग से क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, यस और नो। तो मेरे पास एक पार्टिकल है यहां पे, मुझे बताओ क्या क्या रिक्वायर्ड होगा। तो मुझे इसका पोजीशन चाहिए किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन। वैसे तो वो किसके रेस्पेक्ट में, रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में। तो रेफरेंस बॉडी कहां पर होता है, ओरिजिन पर होता है। तो यहां से आप इस पार्टिकल की पोजीशन को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि ये इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो यहां से आप क्या डिफाइन कर सकते हैं, आर वेक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर वेक्टर इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब हम बार बार नहीं बोलेंगे, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में है एनालिसिस, ओरिजिन तो है, एक्चुअल में किसके रेस्पेक्ट में है, रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में, यस और नो। तो ये मेरे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, ये मेरा पार्टिकल है और मैंने इसके पोजीशन को x, y, z कह दिया है। इवन साथ के साथ मुझे यहां पर एक क्लॉक भी रिक्वायर्ड होगा, यस और नो। क्यों चाहिए क्लॉक, टाइम देखने के लिए, यस और नो। तो एक तो उसकी पोजीशन पता चल गई और किस टाइम पर है वो कौन बता देगा आपको, क्लॉक बता देगा। तो याद रखना हम लोग फिजिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या यूज करते हैं, जैसे कभी मैं कहता हूं कि ये एक नया फ्रेम है, ये नया फ्रेम है, ऐसा है वैसा है, तो इसका मतलब होता है कि हम आपसे एक रेफरेंस बॉडी, और रेफरेंस बॉडी कहां पर होना चाहिए, हमारे वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर होना चाहिए, और उस सिस्टम के पास एक घड़ी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वॉच होनी चाहिए, ताकि वो क्या एनालाइज कर सके। तो हमारे पास रेफरेंस बॉडी प्लस वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस अ सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक, ये तीनों मिलकर, ये है तो तीनों अलग अलग, एक बॉडी है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और एक क्लॉक है। इस पूरे सिस्टम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दिस इज कॉल्ड एज, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेम ऑफ। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इट इज अ वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके ओरिजिन पे कौन रखा हुआ है, रेफरेंस बॉडी, जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन एनालाइज कर सकते हैं, कर रहे हैं। और मोशन एनालाइज करने के लिए उसकी पोजीशन चाहिए, और क्या चाहिए, पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में चाहिए, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहां से इस सिस्टम के पास एक क्लॉक भी होना चाहिए, और इनको मिलाकर हम इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई। अब देखिए, ये जो मैंने वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, तो सबसे पहले मैं आपको काइनेमेटिक्स की थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि हम लोग काइनेमेटिक्स में ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे मैकेनिक्स क्या होती है, जिसमें हम लोग सिंपल मैकेनिकल मोशंस को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। याद रखना, सिंपल बोलने के पीछे पर्पस है कि वो मोशन जिनका मैथमेटिकल एनालिसिस किया जा सकता है, यस और नो। वरना मोशन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे पास ना हो, उसको एनालाइज। अभी मैं ऐसे चल रहा हूं, आप नहीं बता सकते मैं किस तरह से मोशन कर रहा हूं, यस और नो। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे पास एक डेफिनेट मैनर होता है, उसका मैथमेटिकल हैंडलिंग होती है उस क्वेश्चन की। तो हम लोग मैकेनिक्स में मोशन का एनालिसिस करते हैं, यस और नो। और जब हम मोशन की बात करते हैं तो आपको किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ता है, मोशन एनालाइज करना पड़ता है, यस और नो। व्हेन अ पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to time, with respect to a reference body, then that particle is called under motion, yes or no। और उसको एनालाइज करने के लिए हमने एक पूरा सिस्टम लगा दिया। अब होगा ये कि जैसे अगर हम मोशन एनालाइज कर रहे हैं, तो एक तो मोशन की शुरुआत से लेके एंड तक सब कुछ आपको सोचना है। जैसे आप लोग
11 थोड़ा बहुत पढ़ के आए हो, जस्ट ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे मान लो किसी चैप्टर में मैंने आपसे कह दिया कि ये ब्लॉक है, ये वेज है, ये छोड़ दिया है। अब क्या क्या करना है सब आपको सोचना है। अब क्या क्या होगा अब आपको सब खुद ही सोचना है। तो वहां पर पता है क्या करते हो आप लोग, मोशन तो एनालाइज करते हो, वो मोशन कैसे होगा उसका भी एनालिसिस करते हो, यस और नो। मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन वो कैसे चालू होगा, कैसे चलेगा, कब रुकेगा, क्या होगा, वो सब आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। यानी आप वहां पर मोशन एनालाइज करते हैं विद देयर कॉजेज, मतलब आपको ये भी पता करना पड़ता है कि ये मोशन किस तरह से कैसे होगा, यस और नो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक छोड़ दिया मैंने, अब वो ऐसे स्लाइड होता हुआ आएगा। क्वेश्चन आपको ये सब थोड़ी बताता है, वो बोलता है ये ब्लॉक रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब आप सोचो आपको क्या करना है, यस और नो। तो वो क्वेश्चंस किस तरीके हैं जहां पर आपको मोशन के साथ साथ उसके कॉज को भी क्या करना है, एनालाइज करना है। लेकिन जो ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स, उसमें क्या होता है कि आपको मोशन ही एनालाइज करना है विदाउट देयर कॉज। जैसे क्वेश्चन कहेगा कि अ पार्टिकल इज मूविंग विद दिस एंड रीचिंग फ्रॉम हियर टू हियर, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो मोशन किसके थ्रू कॉज किया गया है, यस और नो। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में जाके सोचें तो पहले कॉज होता है, मोशन बाद में होता है, यस और नो। अगर मैं ये कहता हूं कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी को ऐसे छोड़ दिया है, तो इसको मूव कराने का कोई कॉज होगा जो उसको क्या कराएगा, मूव कराएगा, फिर उसको मोशन को हम लोग एनालाइज करेंगे। तो अभी हम लोग काइनेमेटिक्स चैप्टर में जो आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आप देखोगे कि क्वेश्चन में आपको कॉज के बारे में नहीं बताया जाएगा। हम डायरेक्ट क्या बता देंगे, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, यहां से वहां जा रहा है, बताओ कितना टाइम लगेगा, क्या एनालिसिस है, सारी बातें होगी, लेकिन उसके कॉज के बारे में आपको नहीं सोचना है। कॉज के बारे में शुरुआत कहां से होगी, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से। फिर वहां से चैप्टर अलग अलग बैकग्राउंड में चलेगा, कभी एनएलएम आएगा, फ्रिक्शन आएगा, सर्कुलर वर्क, पावर, एनर्जी, फिर बहुत सारे फंडामेंटल्स हमारे सामने आते चले जाएंगे। एक बात मैं आपको बहुत सिंसियरली कहना चाहता हूं कि बच्चे कई बार सोचते हैं कि हमें काइनेमेटिक्स बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन अगर आप किसी मोशन को कॉज के थ्रू एनालाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हो तो उसमें पहला होता है, एक चैप्टर आता है जिसमें एनएलएम यूज होता है, और दूसरा काइनेमेटिक्स। सारे क्वेश्चन उसी से चलते हैं, बट उसके बाद आपको देखना पड़ता है कि इसमें जैसे आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो कि भाई हम एनर्जी कंजर्व करें कि ना करें, यस और नो। या हम इसका मोशन करा रहे हैं तो इसके मोशन में कौन से फोर्स इन्वॉल्व हैं, कौन से फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। तो मोशन का कॉज पहले होता है, मोशन बाद में होता है, यस और नो। बट इस चैप्टर की खास बात क्या है कि अभी हम लोग मोशन डिस्कस करेंगे विदाउट देयर कॉज। उसके पीछे रीजन है कि अगर हम लोग पहले स्टेज पे आपको कॉज और कॉज से क्या होगा वो दोनों एक साथ मिला के पढ़ाना बहुत टफ है। बात मेरी समझते हो क्या? तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि मोशन कैसे होता है, यस और नो। फिर जब हमारे सामने कॉज आएंगे तो हम उस कॉज के थ्रू क्या करेंगे, मोशन को एनालाइज करना फिर दोबारा से सीखेंगे, यस और नो। तो अभी इस चैप्टर में जैसे क्वेश्चन में आपसे कह दिया पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 3t स्क्वायर वेयर t इज इन सेकेंड, उसने आपको वेलोसिटी का कोई फंक्शन दे दिया या कुछ भी एनालिसिस दे दिया, तो आपको क्या करना है, उस पर यह मानना है कि इस तरह से मोशन हो रहा है, यस और नो। उसका कॉज क्या है उसके बारे में अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, और एनएलएम जब आएगा फिर वहां से हम लोग मोशन के कॉजेज के बारे में सोचने लग जाएंगे, यस और नो। फिर जब वहां पर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ देगा। क्वेश्चन आपसे एक इनिशियल सिस्टम देगा, फिर हट जाएगा, फिर आपको खुद देखना है कि वो मोशन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसमें आपको एनएलएम एनालाइज करना आना चाहिए, काइनेमेटिक्स आना चाहिए। इन दोनों से हम मोशन एनालाइज करते हैं, और उसके बाद जो धीरे धीरे एक एक चैप्टर आगे बढ़ेगा तो आप बेसिक फंडामेंटल सीखते जाओगे कि फिजिक्स में कौन कौन से फंडामेंटल्स लगाए जाते हैं, यस और नो। तो ये चैप्टर ध्यान से सीखना है क्या, इसलिए क्योंकि इसका रोल किसी एक चैप्टर में नहीं है, पूरी फिजिक्स में। अगर आप मोशन एनालाइज करना जानते हो तो आप किसी भी टिपिकल कंडीशन को एनालाइज करके, फिर वो तो बात की कहानी होती है कि हम एनर्जी कंजर्व करें कि ना करें, हम मोमेंटम कंजर्व करें कि ना करें, थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, तो मैं वो लैंग्वेजेस यूज कर रहा हूं।
यस और नो? लेकिन उन सबसे पहले क्या होता है? मोशन एनालाइज करना, यस और नो? तो काइनेमेटिक्स में किसके बारे में बात होगी? मोशन विदाउट देयर कॉज। तो हम लोग मैकेनिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मोशन विदाउट देयर कॉज, एक होता है मोशन विद देयर कॉज। तो मोशन विदाउट देयर कॉज किस में पढ़ा जाता है? काइनेमेटिक्स में। और डायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मोशन विद देयर कॉज। और उसके बाद कुछ बेसिक फंडामेंटल लॉज जो होते हैं, वो कौन कौन से लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, यस और नो? ठीक है। तो देखिए, एक पार्टिकल आपका मोशन स्टार्ट करेगा, तो मोशन आपको किसके रेस्पेक्ट में बात करना है? एक रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में। ये वो पार्टिकल है जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन एनालाइज कर सकते हैं, यस और नो? अच्छा, अब ये जो सिस्टम है, इस पे आपको एक क्लॉक चाहिए, एक रेफरेंस बॉडी चाहिए, एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। ये आपका क्या बन गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे मेरा रुकने का पर्पस क्यों है? आप लोग आगे जाके इसी चैप्टर में रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले हैं आगे जाके। तो हम लोग जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बहुत अच्छी तरह एनालाइज करना आना चाहिए आपको। फ्रेम का मतलब क्या होता है पता है? जिसके रेस्पेक्ट में आप मोशन एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, मेरे हाथ में एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिख रहा है आपको? एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। बताओ, इसका रेफरेंस बॉडी कहां है? यहां है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा रेफरेंस बॉडी रुका हुआ यहीं खड़ा है। अब मैं आप में से किसी का मोशन एनालाइज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, विजुलाइज करना सीखो सब्जेक्ट को, है ना? तो ये आपका रेफरेंस बॉडी है, दिस इज एट रेस्ट। मान लीजिए ये मेरा हाथ एक पार्टिकल है, ऐसे से ऐसे गया, तो क्या ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रहा है क्या? यानी इसके रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि पार्टिकल इज अंडर मोशन। ठीक है। अब देखना, ये है पार्टिकल, मेरे फिंगर को समझना, ये पार्टिकल है। अब बताओ क्या हो रहा है? आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है क्या? आपके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट मूव कर रहा है, यस और नो? लेकिन अगर इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देखें तो, ठीक है, तो जब आप रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन एनालाइज करते हैं, तो सही मायने में ये चीज आपको दिमाग में लानी है हमेशा। जैसे आपने कभी सुना हो, एक कार जा रहा है, अब हम कार पे बैठकर किसी दूसरे का मोशन एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको दिमाग में क्या रखना है? उस कार के ऊपर क्या लगा दिया गया है? ये इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया, और कार कहाँ है? उसके ओरिजिन पे। अब कार को लगना चाहिए कि उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है या नहीं। जैसे मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूं, मेरा ये फिंगर यहां पर है, मान लो कि इस ब्लू कलर के चौक के ठीक सामने है। अच्छा, अभी अभी ध्यान से सुनना, यहां से मैं यहां आया, बताइए आपके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन बदली या नहीं? लेकिन ये रेफरेंस बॉडी वाला बोलेगा कि मेरे तो ब्लू कलर वाले एक्सिस पर ही है, और उस एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो उसी पर है, यस और नो? तो पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, किसके रेस्पेक्ट में? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, यस और नो? अब मैं आपको एक और बात सिखाता हूं। हमारे जो पूरे कंडीशन में जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, आपको पता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे चलते हैं? जैसे ये रेफरेंस बॉडी यहां है, तो इस रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में जब आप मोशन एनालाइज करेंगे, तो आपको तीनों एक्सिस ऐसे रखते हुए चलाने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यूं घुमा दिया आपने, ऐसे घुमाना नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि सर ये मेरा रेफरेंस बॉडी और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां है, सो मैं जाते हुए ऐसे चला गया, ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? समझ गए? याद रखना, हम लोग अभी जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे ट्रांसलेटरी फ्रेम्स हैं। कैसे फ्रेम्स हैं? मतलब उनके एक्सिस आपस में क्या रहने चाहिए? जब वो एक पोजीशन से, जैसे मैं देख रहा हूं ना इसको जाते हुए, तो ये एक्सिस इसकी पलटनी नहीं चाहिए, यस और नो? जैसे कभी आपने थोड़ा बहुत सुना हो कि जैसे मान लो एक टेबल घूम रहा है, एक टेबल घूम रहा है, मैं उसके ऊपर ऐसे खड़ा हो जाता हूं, थोड़ी देर के लिए मानना कि मैं क्या हूं? एक रेफरेंस बॉडी।
बताओ मैं ऐसे घूम रहा हूं क्या? यस और नो? तो ये जो फ्रेम है ये मेरे ऊपर लगा दो, है ना? अब मेरे रेस्पेक्ट में तो फ्रेम ऐसे ही रहेगा क्या? मेरे लिए तो ये फिक्स्ड है, यस और नो? लेकिन आपके लिए बताओ ये कैसा फ्रेम हुआ अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो? बताओ आपके रेस्पेक्ट में ये एक्सिस इधर उधर घूम रही है क्या? यस और नो? तो अभी हमारे पास, जब तक हम लोग सर्कुलर चैप्टर में नहीं आ जाते, और सर्कुलर चैप्टर में भी एक पर्टिकुलर जगह पे, वरना पूरी फिजिक्स में हमारे पास जो फ्रेम है वो कैसे रहने वाले हैं? ऐसे रहेंगे। एक बार आपने फिक्स कर दिया एक्स वाई जेड तो उसको घुमाना नहीं है। बात समझ गए क्या? तो ये मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे क्या एनालाइज करना है? मोशन एनालाइज करना है। और ये सारे फ्रेम्स हमारे ट्रांसलेटरी हैं। कैसे फ्रेम्स है? ओके। अभी तो देखो ये रेफरेंस बॉडी के रेस्पेक्ट में इसका मोशन एनालाइज करना है। तो आपको पता है व्हाट इज मीन बाय पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो आर वेक्टर है, ये कितना होगा? x माइनस जीरो आई कैप प्लस y माइनस जीरो जे कैप प्लस z माइनस जीरो। तो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। ये हमारे पास पार्टिकल का क्या है? पोजीशन वेक्टर। इसमें अब हम लोग बार बार नहीं बोलेंगे कि किसी के रेस्पेक्ट में है, ये डेफिनेटली किसके रेस्पेक्ट में है? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और ओरिजिन पर कौन है? एक हमारा रेफरेंस बॉडी। क्लियर हो गया? तो एक बात बताइए, ये पार्टिकल इसके रेस्पेक्ट में मोशन में हो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या आपको लगता है एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ कांस्टेंट नहीं हो सकते? किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। एक बात बताओ, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है और जेड भी कांस्टेंट है तो क्या होगा? पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि जब आप पार्टिकल के पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो पोजीशन वेक्टर जो है उसमें तीन एक्स वाई जेड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, कम से कम एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। यस और नो? टाइम के साथ चेंज होने का मतलब, मान लो इसकी वैल्यू 5 इंटू टी है। किसकी वैल्यू? एक्स की वैल्यू। इसका क्या मतलब हो गया? अलग अलग टाइम रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होती जाएगी? तो याद रखना है, पार्टिकल सेट टू बी इन मोशन, in that situation at least one of them x y z में से कम एक को क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा। अगर तीनों के तीनों साइमल्टेनियसली टाइम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो पार्टिकल इज एट रेस्ट। बात समझ गए? तो एटलीस्ट तीनों में से किसी भी एक को चेंज होना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा, दूसरा पॉइंट, आपको पता चल गया कि एक्स वाई जेड में से एक्स भी हो सकता है फंक्शन ऑफ टाइम हो, y भी हो सकता है सम अदर फंक्शन ऑफ टाइम हो। इसको मैं f1 बोल देता हूं, f2 बोल देता हूं, और z क्या हो गया? f3 इंटू टी। मतलब हमारा x y z ये टाइम के फंक्शन होंगे। यस और नो? अगर तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए तो पार्टिकल किस पर है? रेस्ट पर। क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, जब पार्टिकल अपने अलग अलग पोजीशन से होके गुजरेगा, तो जैसे अभी वो यहां पर है, थोड़ी देर बाद किसी और कोऑर्डिनेट पे है, फिर किसी और कोऑर्डिनेट पे, तो पार्टिकल जिन जिन पोजीशन से होके गुजर रहा है, अगर मैं उन सबको ज्वाइन कर देता हूं तो उससे क्या बनेगा? पार्टिकल के पाथ। भाई अगर हम पार्टिकल जिन भी पॉइंट से होके गुजर रहा है, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलेगा? पाथ। यस और नो? तो क्या आप मुझे बताइए कि जो पाथ ऑफ द पार्टिकल है क्या एब्सोल्यूट टर्म है या रिलेटिव टर्म है? क्योंकि जब मोशन ही कैसा पॉइंट है? रिलेटिव टर्म है, तो उस पार्टिकल के मोशन का पाथ कैसा है? वो भी कैसा होगा? एक रिलेटिव टर्म होगा। यस और नो? तो पार्टिकल जिन जिन पोजीशन से होकर गुजरेगा उन सबको मिलाने पे हम कहेंगे कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? यस और नो? ठीक है। तो जब आपका पार्टिकल तुम सबका बैच सुबह है क्या? नए वालों को तो शाम में दिया होगा ना? नए वाले कितने न्यू स्टूडेंट?
अच्छा 19 जनवरी के बाद वाले, ठीक है, 2-3 ही है, चलेगा इतना तो, ठीक है। तो आज हो गई क्लास में, मजा आ रहा है? कोई किसी को दिक्कत? पहले दिन कोई किसी को प्रॉब्लम आई हो? सबके पास हम लोगों का नंबर है? कोई है जिसके पास ना हो? एक है। एनएस सर अपना नंबर लिख दो। क्या बात कर रहे हो? नहीं हम तो अपना, आप अपना लिखो पहले। ये आपके पूरे आईआईटी जेई के एकेडमिक हेड हैं, ठीक है? आपको कोई भी दिक्कत है एकेडमिक रिलेटेड, किसको पकड़ना है? एकेडमिक रिलेटेड, ये नहीं कि सर वो लड़की मुझे पसंद आ गई है, ये एकेडमिक का पार्ट नहीं है भैया, ठीक है? तो ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं हो रही है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, नंबर नहीं आ रहे, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, इन सब से रिलेटेड जो है ये देखेंगे, ठीक है? और बाकी आपको इनके अलावा कोई दिक्कत आ रही हो तो हम देखेंगे। एक्चुअली में हमारे को क्या हर चीज के एक्सपीरियंस है। सो जो है हम अपना नंबर, सर आप नंबर हमारा याद है आपको? गजब करते हो यार, दिन भर साथ में घूमते हैं, नंबर तक याद नहीं है, बताओ। 950 है। तो आप जो है ये एकेडमिक हेड हैं, ठीक है? हम ओवरऑल हेड हैं, तो आपको किसी से कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत तो आप हमारे पास आइएगा। ये हमारा फोन नंबर है, इसमें आपको रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक कभी भी फोन करेंगे पिक होगा, रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक। उसके बाद और बहुत इमरजेंसी हो, मतलब मरने जीने की बात आ गई तो किसी भी टाइम कर सकते हो, मतलब एकदम इमरजेंसी आ गई, तबीयत खराब हो गई, कोई नहीं ध्यान दे रहा, कोई पूछने वाला नहीं, तो आप हमारे को रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे एनी टाइम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन कब? जब बहुत इमरजेंसी हो कि अब मतलब ऐसा हो जाए कि अब तो सर के अलावा कोई ये काम कर ही नहीं सकता, तो आप हमारे को एनी टाइम फोन कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ऐसा ना हो कि मैं रात में 2 बजे फोन कर दिए, सर नींद नहीं आ रही है। भाई इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह जगना पड़ता है, मतलब बहुत ही मरने जीने, तो फिर अपन आपके साथ खड़े हैं, कोई डाउट ही नहीं है। मान लो आपको एकदम सांस ही रुक गई, अब मतलब ना, कभी कभी होता है ना कि रुक गई, आ रही धीरे धीरे, तो फिर हम आपको एडमिट कराएंगे। कोई और 1 मिनट सुन लेना, कभी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को एडमिट कराएगा, उसका फीस भरेगा, तो डिस्चार्ज होने के बाद पैसा वापस करना है। ये नहीं कि सर के पास तो बहुत पैसा, इनको क्या कमी है, नहीं भैया, जो आपके हेल्प करेगा उसके वापस भी करना है। अरे हेल्प किया रात में, तो क्या कम बड़ी बात है? इसलिए आपको उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, मतलब आपको एडमिट कराया उसका चार्ज ये वो सब कुछ नहीं, जितना हॉस्पिटल में लगेगा उतना सर देना ही पड़ेगा ना भाई। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा हमारे साथ हो चुका है, इसलिए पहले ही बता दें। हाँ, लोग पैसा लेके चले जाते हैं, सर को क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, बट ऐसे भी ऐसा नहीं है कि ना भाई, ठीक है? बाकी आपको बढ़िया एकदम जी जान लगा देंगे, मतलब एकदम लया साला 1 साल में ही फोड़ के दिखाएंगे, पक्का, बढ़िया, शानदार। वैसे तो आप लोग एकेडमिक टीम को भी हमारी जानते होंगे, पदन सर, सजेश सर, विशाल सर, एवरीबॉडी नो एवरीवन? कोई ऐसा जो नहीं जानता हाथ उठाए? पदन सर, सजेश सर, एकेडमिक टीम्स को, ठीक है? तो एकेडमिक टीम के नंबर भी आपको पदन सर लिख करके दे देंगे, ठीक है? कोई भी एकेडमिक रिलेटेड आपकी क्वारी होती है, डीपीपी शीट, लैगिंग वैगिंग कुछ भी, वो आप सर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। और बाकी कल अपन ने टेस्ट के रिगार्डिंग जो नंबर्स आपके पास दिए थे, वो सारे नंबर्स हैं आपके पास? स्लाइड भेजोगे? ठीक है। कल जो पीपीटी अपन ने डिस्प्ले करी थी, देखी थी ना, तो उसमें सारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, वो सारे नंबर रखने, ये नहीं कि बैठ करके चालू हो गए तो सबको आज छेड़ते हैं कुछ भी ऐसा नहीं करना, वो सारे नंबर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आपकी इमरजेंसी के लिए, सारे नंबर इमरजेंसी पर्पज से हैं, ठीक है? पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है, वी आर हियर, बट यू हैव टू स्टडी। ओके, चलो, थैंक यू।
तो ऐसा करो फिर 2 मिनट इतना नोट कर लो, इतना नोट कर लो फटाफट। देखो एक मैं आपको एक पहले एक बात बता दूं, सुनो। एक तो क्लास में बात नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि फिजिक्स को हल्के में नहीं लेना है, वरना फिजिक्स ने हल्के में ले लिया तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए देखो अभी से बिल्कुल सीखोगे तो ये सब्जेक्ट हम लोग देखो ऐसे ही आके पढ़ाते हैं, क्योंकि सारा चलता है दिमाग से, समझ रहे हो। तो आपको वो सीखना है कि किस तरह से हम लोगों ने उसको कैसे समझ रखा है, और उस तरह से आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। क्लियर और नॉट? तो उसके लिए आपको सिंसियर रहना है और बहुत ज्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी ये फिजिक्स में ऐसे थोड़ी बहुत कहानी चल रही है, बाकी आप वाकिफ हो फिजिक्स से। नोट कर लिया? बिल्कुल जीरो लेवल से टॉपिक चल रहा है, किसी का कोई भी पार्ट मिसिंग हो ऑलरेडी पहले से, तो ये सब आपका प्रॉपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस एक बात हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो माइंड से चलाया जाता है, और उसके लिए जरूरी है कि आप एक रास्ता सीखें, ना कि डेस्टिनेशन। जनरली बच्चे क्या करते हैं पता है, वो आखिरी डेस्टिनेशन सीखते हैं। सर ये टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला, समझ गए क्या? अब वो फॉर्मूला तब तक काम करता है जब तक वो कंडीशन हो, अगर कंडीशन गड़बड़ हो जाए तो इसलिए हमें क्या सीखना है, व्हाट इज द पाथ ऑफ फिजिक्स, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। यस और नो? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा, अभी तक मैंने कोई खास बात नहीं की है। अब देखिए, तो अब आप पार्टिकल का मोशन एनालाइज करें, ये लिख लिया ना सबने। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस बॉडी, वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसके साथ एक सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक होता है। आपका रेफरेंस बॉडी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ओरिजिन पर होता है। अब जिस पार्टिकल का आप मोशन एनालाइज कर रहे हैं, आपने क्या किया, उसका पोजीशन डिफाइन किया x, y, z, और वहां से आपने उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। x y z में से एटलीस्ट 1 क्या होना चाहिए, कम से कम एक चेंज होना चाहिए, अदरवाइज पार्टिकल विल बी एट रेस्ट। समझ गया? पार्टिकल मूव हो रहा है। अब उसके मूवमेंट में फिर मैं बोल रहा हूं कि अभी हम लोग कॉज की बात नहीं कर रहे हैं, मोशन हो गया, किसने कराया, कैसे कराया, क्या नहीं कराया, इनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इज योर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस। तो मैंने आपको ये बताया कि जब पार्टिकल का पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है, इवन मोशन एक रिलेटिव टर्म है, तो उसका पाथ भी क्या होगा, एक रिलेटिव टर्म होगा। तो यहां पर एक्स वाई जेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यस और नो? अगर तीनों के तीनों कांस्टेंट हो गए तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, वो मूव नहीं कर रहा है। क्लियर और नॉट? अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है तो जब पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है, तो ये मेरा कौन सा सिस्टम है, एक वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड यहां पर कौन है, रेफरेंस बॉडी। मान लीजिए आपका पार्टिकल यहां था, तो स्टार्टिंग कहां से हुई, हमने कहा t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 वो कंडीशन जहां से हम मोशन एनालाइज करना शुरू कर रहे हैं। तो यहां पर x, y और z की वैल्यू t बराबर 0 पे जो भी होगी वो हम रख के निकाल लेंगे, और ये उसकी पोजीशन आ गई। यस और नो? अब मेरा पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक होके गया, तो अगर मैं उन सारे पोजीशंस को जोड़ देता हूं तो उससे मुझे क्या मिलता है, पाथ ऑफ द पार्टिकल। यस और नो? पता है टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री तो बोलते हैं उसको। अगर और टेक्निकल, जैसे अभी मैंने कहा कि पार्टिकल, एक में पार्टिकल जहां से होके गुजरेगा, अगर उन सबको ज्वाइन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, पाथ मिल जाता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर के हेड का लोकस। जैसे बताओ, ये पोजीशन वेक्टर है क्या, और पोजीशन वेक्टर का हेड यहां पर है, फिर थोड़ी देर बाद यहां होगा,
फिर थोड़ी देर बाद तो पोजीशन वेक्टर के हेड का जो लोकस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाथ। यस और नो? अब आपका पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक गया, ठीक है, तो अब मुझे डिफाइन करना है यहां से यहां तक जाने में मुझे बहुत सारे काइनेमेटिक्स वेरिएबल डिस्कस करने हैं। तो पहला वेरिएबल तो आपके पास आ गया x, y, z, वो उसका पोजीशन है, और पोजीशन वेक्टर इज योर x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यस और नो? अब पार्टिकल इन जगहों से होके गुजर गया, किसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, कंफर्म। अब हम इसके कुछ काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब होता है इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस शब्द जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे एक बात बताओ, ये यहां पर बीच में पिलर है, पिलर से मेरी डिस्टेंस कितनी है? तो मेरी कुछ डिस्टेंस है, हम दूरी नाप लेंगे। यस और नो? तो यहां पर हम डिस्टेंस जो बात कर रहे हैं दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या है? हो सकता है मेरी दूरी किसी पॉइंट से कुछ और हो, किसी दूसरे पॉइंट से कुछ और हो, लेकिन हम यहाँ जो वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्टेंस, वो हम एक्चुअली यूज कर रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक बात बताइए, ये पार्टिकल का यहां से यहां तक मोशन हो रहा है, और मैंने कहा कि व्हाट इज मीन बाय द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो मुझे ये बताओ, जैसे मान लो पार्टिकल यहां था, यहां से यहां आ गया, मैंने कहा बताओ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो क्या कहोगे आप? यहां से यहां तक लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। मान लो आप ऐसा करो, यहां से लेके यहां तक एक थ्रेड रख दो, वो थ्रेड, और उस थ्रेड की लेंथ नाप लो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। तो मुझे ये बताइए, इसमें कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व है या नहीं? कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व? तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट मीटर होगी। तो स्केलर क्वांटिटी है और एसआई यूनिट क्या है उसकी? मीटर। अब इधर देखो, डिस्टेंस का मतलब है इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। आपको इस लेंथ को नापना है। लेंथ नापने का तरीका क्या हुआ? आपने उसके ऊपर थ्रेड रख दिया और उस थ्रेड को उठा के नाप लो कि वो थ्रेड कितना लंबा है। यस और नो? ठीक है, तो ये मैंने कोई जनरल पाथ बनाया हुआ है। तो याद रखना, मैं अपने टीचिंग में जो डिस्टेंस शब्द है उसको मैं एस से डिनोट करूंगा। किससे? हो सकता है आपने पहले इसको डिस्प्लेसमेंट देखा हो कभी, लेकिन मैं डिस्टेंस को किससे यूज करूंगा? एस सिंबल। यस और नो? तो एक बात बताइए, अगर मैं यहां से इधर देखते जाओ, अब थोड़ा सा इधर फोकस करो, पहले जब मैं बोलूं लिखने के लिए तब लिख लेना। मैंने पहले भी बोला कि सब्जेक्ट जो है वो दिमाग से चलेगा और वो अंडरस्टैंडिंग से आता है। और सोचो, आप जब एग्जाम देने जाते हो, आप 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है, आपको कितना तेज सोचना पड़ेगा। यस और नो? तो यू हैव टू डेवलप थिंकिंग। तो सोचने के लिए पहले, तो अब मैंने इसको डिस्टेंस को कौन सा फंक्शन दे दिया? एस। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस का अगर मान लो मुझे बताना है, तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूं अभी। मान लो आप t बराबर 0 पे यहां शुरू हुए, मान लो 11 बजे, मान लीजिए आप 12 बजे यहां पर हैं, 1 बजे यहां पर हैं, तो मैं आपसे पूछूं 12 बजे कितनी दूरी तय कर चुके हो, मतलब हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड, तो आप यहां से लेके वहां तक का क्या नाप लोगे? लेंथ। यस और नो? फिर मैंने पूछा कि बताइए 12 बजे तक कितना आपने दूरी ट्रेवल कर ली, या 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो अलग अलग जगह तक के लिए आप क्या करोगे? इनिशियल से लेके वहां तक क्या कर लोगे? डिस्टेंस आप नाप लोगे। यस और नो? तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। यस और नो? तो अब मैं उसको यहां पर s एक फंक्शन बता रहा हूं, एंड s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले 1 मिनट समझना, s इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ऐसी बात नहीं करने वाले कि भाई जैसे अगर मैं आप में से किसी स्टूडेंट को सेलेक्ट करता हूँ और कहता हूँ बताओ वो कैसे चल रहा है, हो सकता है उसका चलने का पैटर्न कोई फिक्स पैटर्न ना हो। यस और नो?
तो हम लोग फिजिक्स में जो डिस्कशन करने वाले हैं उन सबका मैथमेटिकल मॉडलिंग होगी हमारे पास, यस और नो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि s इज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब इसमें आप t की वैल्यू डालते जाएं, आपको पता चल जाएगा कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल होते जा रहा है, यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिस्टेंस का फंक्शन दिया s इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? t बराबर 0 पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, t बराबर 1 पे, t बराबर 2 पे। तो आप जो ये मुझे बता रहे हैं वो कहां से बता रहे हैं? स्टार्टिंग से। कहां से बता रहे हैं? तो ये फंक्शन क्या बता रहा है कि स्टार्टिंग से आप कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर गए। जैसे मैंने कहा कि बताओ 10 सेकंड बाद कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके होगे, तो आप यहाँ पे 10 रख देंगे, आपको पता चल जाएगा, यस और नो। तो आपने कहा कि जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, और आप इसमें वैल्यू डालते जाइए, आपको पता चल जाएगा कि शुरू से लेके उस समय तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, यस और नो। एंड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। इतना समझ में आया? तो जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मुझे डिस्टेंस बताइए कि 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो आपको 2 से लेके 3 तक के बीच का बताना है या शुरू से बताना है? शुरू से नहीं बताना है, आपको बताना है 2 सेकंड से लेके। तो आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूं बेसिकली कि मान लो आप 2 सेकंड पे यहां और 3 सेकंड पे यहां, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना है यहां से लेके। लेकिन ये फंक्शन क्या बता रहा है? स्टार्टिंग से लेके यहां तक के बारे में या स्टार्टिंग से लेके यहां तक के बारे में। तो अगर मुझे किसी इंटरवल ऑफ टाइम के बारे में बात करना है तो उस इंटरवल में ही आपको सोचना है। तो अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t1 टू t2 इंटरवल, क्या करूं मैं? तो ऐसा करते हैं, उस सिंबल को हम दे देते हैं डेल्टा एस। क्या दे देते हैं? एंड दैट डेल्टा एस इक्वल टू s2 माइनस s1। s2 का मतलब हुआ यहां पर t की वैल्यू t2 डाल देते हैं, और s1 का मतलब t की वैल्यू t1, और उन दोनों के गैप ले लेते हैं, तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा, यस और नो। तो आपको लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड के बारे में बात करना है डिस्टेंस ट्रेवलिंग में। क्वेश्चन अगर बोलता है कि बताइए 10 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, तो आपको स्टार्टिंग से 10 सेकंड का आंसर बताना है, यस और नो। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 10 सेकंड से लेके 12 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, तो आपको उस इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवलिंग बतानी है, यस और नो। अब जरा ये सोचकर बताओ कि जब मोशन हो रहा होगा तो टाइम लगातार बढ़ेगा ना, यस और नो। तो टाइम तो लगातार बढ़ता रहेगा। अब मुझे ये बात करनी है डिस्टेंस के बारे में। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस का फंक्शन कभी घट सकता है क्या? डिस्टेंस का फंक्शन कभी कम हो सकता है क्या? इधर देखना, अगर मैं यहां खड़ा होकर यहां आगे जाता हूं ऐसे, तो क्या मैं कुछ लेंथ और कवर करूंगा? और अगर मैं वापस पीछे आ जाता हूं तो भी कुछ ना कुछ लेंथ कवर करूंगा, यस और नो। तो याद रखना, जो आपका डिस्टेंस का फंक्शन है, क्या ये कभी डिक्रीजिंग हो सकता है? डिस्टेंस का फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग कैसा हो सकता है? या तो डिस्टेंस का फंक्शन बढ़ेगा ही, या फिर अगर पार्टिकल मान लो थोड़ी देर खड़ा है और टाइम जारी है और मैं यहाँ पे रुका हुआ हूं, यानी मेरा डिस्टेंस ट्रेवलिंग बढ़ेगा कि नहीं? नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत भी चलूंगा तो डिस्टेंस ट्रेवलिंग बढ़ जाएगी, यस और नो। तो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ये कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, आइदर इट विल बी इंक्रीजिंग और इट में रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब पार्टिकल चल नहीं रहा है, टाइम जारी है, लेकिन पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन नेवर बी डिक्रीजिंग, यस और नो। डिक्रीजिंग का मतलब ये ऐसा फंक्शन नहीं हो सकता कि ये लगातार क्या होता जाए, कम होता जाए। ये फंक्शन या तो बढ़ता है या मेंटेन रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन ये कभी भी डिक्रीज नहीं करता है, ओके। तो जब आप डिस्टेंस ट्रेवलिंग कैलकुलेट करने आते हैं डिस्टेंस, तो आपको लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड निकालना है। ये तो वो प्रोसीजर, कैसे निकालेंगे ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और उसके बिहाफ पर हम कैसे निकालेंगे, यस और नो। तो सबसे पहली बात, अभी सिंपल वे में आप लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड निकाल लेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं?
डिस्टेंस ट्रेवलिंग, यस और नो? किसी इंटरवल में पूछा है तो उस इंटरवल में आपको डिस्टेंस ट्रेवलिंग बताना है, और अगर स्टार्टिंग से पूछा है तो आपको स्टार्टिंग से उस पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवलिंग बताना है, यस और नो? तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, और इसके एसआई यूनिट मीटर है, यस और नो? और डिस्टेंस फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज ही होगा, यस और नो? तो पहले इतना नोट करिए, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा व्हाई क्लॉक इज नीडेड। अगर हमारे पास घड़ी नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे कि किस टाइम पर वो पार्टिकल कहां पर है, यस और नो? तो टाइमिंग मोशन के कैलकुलेशन में टाइमिंग की जरूरत पड़ेगी। वो तो होगा, मस्ट है। तो टाइम मेजर करने के लिए क्लॉक चाहिए। अभी मैंने क्या बोला, टाइम हमेशा बढ़ेगा ही। नोट कर लिया? देखो एक अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि बात कोई भी नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपको अपना रिजल्ट चाहिए तो, क्योंकि हम इतने साल से देख रहे हैं बात करने वाला कभी सेलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है? इसलिए बोर्ड पे फोकस करिए, फटाफट नोट करिए। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, आज तो एक तरीके का इंट्रोडक्शन है टॉपिक का, ओके? तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बात की। इधर देखिए, ये आपका पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां था, मान लीजिए एट एनी टाइम t पर यहां है, तो यहां से यहां तक की आपने लेंथ नाप कर क्या बताया, उसका डिस्टेंस। और अगर किसी इंटरवल में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, उस इंटरवल में कितना लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड है। जैसे मान लो ये t1 टाइम है, तो यहां तक s1 दूरी ट्रेवल कर चुका है, और ये t2 टाइम है, इस रास्ते से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, s2। तो अगर मैं s2 में से s1 को माइनस कर दूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, t1 से t2 टाइम के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है? अच्छा, अब ये पॉइंट हो गया हमारे पास। याद रखना, पार्टिकल मोशन कर गया, अब हम उसके अलग अलग वेरिएबल्स डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर आपको डिस्टेंस पता चल गया कि t1 से लेके t2 टाइम के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब इसमें नेक्स्ट टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज योर डिस्प्लेसमेंट। इधर देखिए, पार्टिकल यही चल के गया है। अब मैंने आपसे पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना लिया पार्टिकल में, तो हो सकता है मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग से पूछूं, या हो सकता है हम आपसे किसी इंटरवल में पूछ सकते हैं कि बताइए उस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां से लेके यहां तक, यानी t1 से लेके t2 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? सबको नहीं बोलना है, हाथ खड़ा करके कौन बताएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। क्या होगा? वेरी गुड। अब देखो, कई आंसर आए हैं, थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन है उनमें। जैसे इधर जो इन्होंने बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो तो शब्द बोलना ही नहीं चाहिए हमें। अब एक आंसर आया कि सर क्या बोला आपने, पोजीशन वेक्टर में जो डिफरेंस है, दोनों के पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंस है। तो पहली बात इधर सुन लो, जो लोग बोल रहे हैं इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन नहीं कर रहे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। क्या होती है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब जैसे उसने क्या बोला कि सर इट इज डिफरेंस, गलत बात है ये।
डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस में क्या होता है, आप ए और बी बोलोगे ना तो ए में से बी को माइनस करना पड़ता है, जबकि चेंज में क्या होता है, चेंज इज योर फाइनल माइनस इनिशियल। यस और नो? तो जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। तो डिस्प्लेसमेंट लिखो मत अभी, डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या सिंबल दिया है, डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। आपको पता चल चुका है कि ये आपका रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, यहां से पार्टिकल यहां से ऐसे गया, पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां था। अब मैंने आपसे कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। मान लो आपका पार्टिकल t1 टाइम पे यहां था, तो इसका पोजीशन वेक्टर मैंने कहा r1, और पार्टिकल आपका t2 टाइम पे यहां था, तो इसका पोजीशन वेक्टर r2 ये होगा। यस और नो? चलिए r1 और r2 वेक्टर आ गए, इसको देखते रहना। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछा यहां से लेके यहां तक का, तब आप कैसे आए थे, इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। लेकिन अब मैंने पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो योर डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1। अभी तीन लोगों ने डेफिनेशन दिया है, सही मायने में टेक्निकली तीनों गलत हैं। जब ऑप्शन में लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको काटना पड़ जाएगा वो। किसी ने कहा कि सर इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। मुझे बताइए चेंज इन पोजीशन वेक्टर मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो एक बार बताइए, ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये फाइनल, तो चेंज कैसे बनाया जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या ये वाला वेक्टर है वो? तो देखो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट है क्या, आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। यस और नो? तो सबसे पहली बात, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो बताइए इसकी डायरेक्शन किधर होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज द वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। यस और नो? अब मुझे ये बताओ पार्टिकल इस रास्ते से गया है क्या, तो हम क्या शॉर्टेस्ट पाथ बोल सकते हैं? पाथ शब्द तो आप यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि उसका पाथ ये है। यस और नो? पहला पॉइंट। तो पहली बात तो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग बोलते नहीं क्योंकि पाथ तो ये है, फिर शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या हुआ, हाँ या ना? तो पार्टिकल का पाथ ये है, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट एंड दैट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बताओ क्या पार्टिकल यहां से यहां डायरेक्ट गया है क्या? नहीं, वो आया तो ऐसे है। इसीलिए तो हम दो बातें कर रहे हैं, एक तो हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। यस और नो? अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो मैग्नीट्यूड का मतलब उस वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी। तो क्या आपको लगता है मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस नाप लेता हूं, डायरेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं, डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब पॉइंट इनिशियल और फाइनल के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। यस और नो? तो अभी किसी ने बोला था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्या बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मुझे बताइए इन दोनों पॉइंट के बीच में यहां से यहां तक यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना? सही मायने में ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का मतलब अलग होता है और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब
अलग होता है, यस और नो। तो मेरे पास यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवलिंग है, और यहां से यहां तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिखना चाहिए, इट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यस और नो, बोलो। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो पाथ कवर होता है उस पाथ की लेंथ को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यस और नो। तो मुझे बताइए, मान लो मेरा पार्टिकल यहां से शुरू होता है, ठीक है, और वो यहां से शुरू होकर कहीं जा रहा है, और मुझे ये कहना है कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट से ही बार बार उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए आप, फॉर एग्जांपल। तो मान लो आपका पार्टिकल यहां से शुरू करता है, इस जगह से शुरू करता है और वो कोई मोशन कर रहा है। तो जैसे मान लो उसका पाथ ऐसा है, अगर आपको यहां से इसका डिस्प्लेसमेंट बार बार बताना है तो थोड़ी देर बाद वो यहां है मान लो, तो क्या वो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, बोलिए। ऐसे ही अगर वो किसी और पॉइंट पे आ जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, यस और नो। तो मुझे बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, शुरू से, तो यहां से अगर हम लगातार आपका पार्टिकल चल रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यस और नो। मान लो अभी वो यहां है, दूरी बढ़ गई, थोड़ी देर बाद पार्टिकल घूम के यहां से ही निकल रहा है, बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, जबकि उसका लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड लगातार बढ़ते रहता है, यस और नो। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से उसके किसी दूसरे पॉइंट तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है और लगातार बढ़ भी सकता है, लगातार वो, मतलब स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो वो अलग अलग तरह से चेंज होगा। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, जैसे मान लो यहां से कर रहे हैं तो मुझे घटना शब्द मैं यूज नहीं कर रहा हूं उसमें। जैसे मान लो वो यहां से गया, तो अगर वो यहां से गया तो हो सकता है पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, फिर मान लो वो ऐसे पास आ रहा है तो फिर क्या होगा, तो जैसे यहां से पहले ये डिस्प्लेसमेंट था, फिर ये हुआ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है क्या, फिर उसके बाद क्या होने लगा, कम भी होने लगा, जीरो भी हो सकता है। अगर पार्टिकल वापस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अगर दोनों क्या हो जाएं, तो जिन दो पॉइंट्स के बीच में हम आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं अगर वो दोनों पॉइंट एक ही जगह पर है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो हमने दो चीजें डिफाइन की है, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्टेंस होता है। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी उसका पाथ है उस पाथ की लेंथ नाप लो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट टू, टुवर्ड्स इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यस और नो, बताइए। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर के अलोंग तो इसकी डायरेक्शन होगी, और उन दोनों के बीच की जो स्ट्रेट दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, यस और नो। तो मुझे बताइए अगर पार्टिकल इस रास्ते से ही गया है तो क्या आपको दिखाई दे रहा है कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड इस केस में ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम है, यस और नो, क्योंकि यहां से ये इस तरह से गया है, क्लियर और नॉट। तो पहले इतना एक बार नोट करो, फिर हम लोग कुछ कंडीशंस लिखते हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ओके, जिस भी इंटरवल के बीच में पूछा जाएगा उस इंटरवल में इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, आगे से कोई भी पूछे आपसे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। इस वर्ड में इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व है। यस और नो? अब देखो, हम लोग फिजिक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स की आदत डालनी होगी। तो अब हम लोग जो मैथमेटिकल कंडीशंस है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, मिटा दो ये। तो आपको पता चल गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, तो पहला पॉइंट ये बता दो मुझे, डिस्टेंस, एक मिनट इधर देखना, एक तो है आपके पास डिस्टेंस और दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या रिलेशन हो सकता है? अगर आपका पार्टिकल ऐसे मूव करके जाता है तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में अगर पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ पे चले तब तो डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ये दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर मान लो पार्टिकल किसी और रास्ते से जाता है तो डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर ही होगा। यस और नो? तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या फिर किसके, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। यस और नो? तो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। यस और नो? डिस्टेंस कभी भी छोटा नहीं होगा। यस और नो? अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अब ये दो छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। दो चीजें हैं, एक को हम बोलते हैं एलिमेंट्री डिस्टेंस, एलिमेंट्री डिस्टेंस, और दूसरा होता है एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एक है आपके पास एलिमेंट्री डिस्टेंस, दूसरा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। पहले तो मैं आपको बता दूं ये दोनों हैं क्या। अगर एज अ सिंबल बात करें तो एक मैंने आपको डेल्टा एस बोला था अभी और एक आपको मैंने डेल्टा आर बोला। यस और नो? डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और जब हम लोग डेल्टा यूज करते हैं जनरली उसका मतलब होता है बिग चेंज। यस और नो? लेकिन अब मैंने यहां क्या शब्द यूज किया है, एलिमेंट्री डिस्टेंस एंड एलिमेंट्री। तो सबसे पहली बात, डिस्टेंस फंक्शन एस है तो एलिमेंट्री डिस्टेंस मेरा डीएस है, और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीआर। पहले इसको थोड़ा देखना सीखो, इनका मतलब पता है क्या, क्योंकि अब हम लोग बात तो मैथमेटिकली करेंगे ना, कोई ऐसे थोड़ी धागा लेके चले जाएंगे नापने। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हमारे पास तो मैथमेटिकल है, तो मैथमेटिकली सारी चीजें बात करनी है। तो एलिमेंट्री डिस्टेंस है डीएस और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीआर। ओके, तो एक बात बताइए, आपका पार्टिकल किसी पॉइंट पर है x, y, z पे। पार्टिकल कहां पर है, x, y, z। तो मुझे बताइए एज अ मैथमेटिक्स t से लेके t प्लस dt टाइम में, तो मान लो उसका कोऑर्डिनेट t टाइम पर क्या था, x, y, z, और t प्लस dt का मतलब समझते हो, थोड़ा सा टाइम बदल गया, उसके पोजीशन को मैंने लिखा x प्लस डी एक्स, y प्लस डी वाई, z प्लस डी जेड। ठीक है, पेन बंद करो, ये समझने वाली चीजें हैं। तो आपका पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करके जा रहा है, उसका कुछ पाथ है, उसके एक्स वाई जेड का टाइम के साथ कोई रिलेशन है, वो एक जगह से दूसरे जगह गया। अब हमारा टाइम कितना चेंज हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा dt टाइम चेंज हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बोला, इट इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा x प्लस डी एक्स माइनस एक्स आई कैप। यस और नो? इट इज योर dx आई कैप। dx बताता है कि x कोऑर्डिनेट में कितना स्मॉल चेंज हुआ है, प्लस
dy j कैप प्लस dz k कैप। तो दिस इज योर dxi dy j और dz k। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? ओके अब मुझे एलिमेंट्री डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? एलिमेंट्री डिस्टेंस। तो सबसे पहले एक बार इसको पिक्चराइजेशन में देख लेते हैं कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं। ये आपका वेक्टोरियल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा है। मान लो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आपका पार्टिकल टी टाइम पे यहां है और टी प्लस dt टाइम पे यहां है। अभी मैं यहां तक बात कर रहा था, यहां से यहां आने में ये तो था डेल्टा आर और ये क्या था? डेल्टा एस। यस और नो? ठीक है। अब आपका पार्टिकल क्या दो नियर पॉइंट के बीच में है? क्योंकि टाइम कितना चेंज हुआ? एक बार बताओ, अगर मैं दौड़ के भी जा रहा हूं चाहे कैसे भी चल रहा हूं, dt टाइम में मैं कोई बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा या कोई थोड़ा बहुत चेंज आएगा? तो देखो ये टी टाइम पता है किसको बताता है? टी टाइम बताता है x, y, z को। और t प्लस dt किसको बताता है? x प्लस dx प्लस y प्लस dy प्लस z प्लस dz। यस और नो? तो मुझे ये बताइए, अगर कोई मुझसे पूछे कि यहां पर इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ, उसको सिंबल दिया है मैंने क्या? ds। और इस इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसको मैंने क्या सिंबल दिया है? dr। यस और नो? तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड नापता हूं तो वो ds है, और अगर मैं डायरेक्ट दूरी नापता हूं तो वो dr का मैग्नीट्यूड है। यस और नो? और जैसे आपको दिखता है कि यहां से यहां तक अगर मैं देखूं तो डेल्टा आर और डेल्टा एस अलग अलग है क्या? लेकिन बताइए, अगर ये दो नियर अबाउट पॉइंट हो तो क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट जोड़ू या कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग जोड़ू, डिस्टेंस लगभग बराबर आएगी? यस और नो? लेकिन ध्यान रखना, यहां से यहां तक ये कर्व डिस्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्ट्रेट है। कर्व का मतलब समझते हो? ये ऐसे पार हुआ मान लो। लेकिन एक बात बताइए, चाहे ये कर्व हो चाहे ये स्ट्रेट हो, क्या आपको लगता है ये दो नियर अबाउट पॉइंट है? तो अगर ये दोनों पॉइंट इतने ज्यादा पास हैं कि अगर मैं उन दोनों को डायरेक्ट जोड़ दूं और अगर मैं उनको पाथ के अलोंग जोड़ू, उसमें मुझे कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा है। यस और नो? तो क्या आपको ये बात समझ में आती है कि अगर हम लार्ज इंटरवल में बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अगर मैं dt इंटरवल ऑफ टाइम में बात करता हूं तो क्या आपको लगता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवलिंग है ds, और यहां से यहां तक स्ट्रेट डिस्टेंस है क्या? dr। तो क्या आपको यह बात समझ में आती है कि जो ds है, दिस ds इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ dr? यस और नो? तो ये जो dr है इसी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ds के बराबर है। यस और नो? तो क्या मैं इस ds को ऐसे लिख सकता हूं? आप जानते हो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? अंडर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना इन चीजों को, क्योंकि t से लेके t प्लस dt इतने पास पास के दो पॉइंट्स हैं कि उन दोनों का अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो उनके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस और कर्व डिस्टेंस लगभग मेरे लिए क्या आएगी? सेम आएगी। यस और नो? तो यहां से मुझे दिख रहा है कि जो एलिमेंट्री डिस्टेंस है और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ऐसा रिलेशन नहीं है। हाँ या ना? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? या तो डिस्टेंस बड़ा होता है या बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी भी। लेकिन एलिमेंट्री डिस्टेंस और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? एलिमेंट्री डिस्टेंस जो है वो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। यस और नो? क्योंकि दो नियर अबाउट पॉइंट है और उन दोनों पॉइंट को जोड़ोगे ना आप तो वो इतने पास पास है कि वहां पे कर्व डिस्टेंस और स्ट्रेट डिस्टेंस लगभग बराबर है। यस और नो? समझ में आई बात? और इसके साथ दूसरी पॉइंट बताओ। अभी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, चलो एलिमेंट्री छोड़ो, हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है इनिशियल से
फाइनल को ज्वाइन करने पर, यस और नो? अच्छा, अब ये मेरे दो पॉइंट हैं बहुत पास पास के, तो अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ दूं तो क्या ये मेरा एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट है? और मुझे बताइए कोई भी कर्व हो, अगर मुझे उसके और उसके जस्ट पास वाले पॉइंट को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या मिलता है मुझे? स्ट्रेट लाइन तो मिलती है, लेकिन अगर मैं उसको जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा? एक टेंजेंट। अगर मैं दो दूर के पॉइंट्स जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा एक कॉर्ड। क्या मिलेगा? कॉर्ड। लेकिन दो नियर अबाउट पॉइंट जोड़ूंगा तो यस और नो? तो देखो, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के लिए एक आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड आ रहा है। जैसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट आप क्या बोल रहे हो? खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ बाहर। इधर क्लास में कंसंट्रेट करो, फर्स्ट डे है आज आपका। कम से कम पहले दिन तो लोगों को होना चाहिए कि इस तरीके का कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं, यस और नो? देखिए, तो मेरे पास एलिमेंट्री डिस्टेंस का मुझे डायरेक्शन चाहिए, तो सिंपल हम क्या बोल, एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट का हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन। तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। लेकिन दो पॉइंट अगर इतने पास पास आ जाएं कि वो बिल्कुल एक दूसरे के नियर अबाउट हो, तो उनको ज्वाइन करने पे क्या वो टेंजेंट के अलोंग आ जाएगा? तो इस एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? अलोंग दी टेंजेंट टू द पाथ, यस और नो? और डिस्टेंस की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं है, यस और नो? और एलिमेंट्री डिस्टेंस जो है एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, यस और नो? तो यहां पर एक और पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री displacement is along the tangent to the path, yes or no? Along the tangent to the path, ठीक है? तो होता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है। अब वो दोनों पॉइंट इतने नजदीक आ गए हैं कि वो किसके बराबर आ गया है? along the tangent to the path, ठीक है? याद रखना, ये आगे अभी हम लोग वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो ये वहां काम आने वाला है सारी चीजें, क्लियर और नॉट? तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट और लार्ज डिस्टेंस में डिफरेंट रिलेशन है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है या बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के, लेकिन एलिमेंट्री डिस्टेंस और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन है? एलिमेंट्री डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो एलिमेंट्री डिस्टेंस के बराबर होता है, बिल्कुल बराबर ही होता है। वो इतने पास है कि वो दोनों बराबर ही होते हैं, यस और नो? और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ, यस और नो? देखिए, दो नियर अबाउट पॉइंट है ना, तो जैसे मान लो ये आपके पास एक कर्व है, एक मिनट यहीं देख लो, ये जैसे आपका कर्व्ड पाथ है और ये दोनों पास पास के पॉइंट है, तो अगर मैं इनको डायरेक्ट जोड़ूंगा दो नियर अबाउट पॉइंट्स को, तो जैसे ये है, अगर मैं इससे इसको ज्वाइन करता हूं तो ये कॉर्ड बनेगा, इससे इसको ज्वाइन करूंगा तो, लेकिन अगर मैं इसको और इसके पास वाले पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा? टेंजेंट। तो एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द टेंजेंट, यस और नो? नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पार्टिकल किधर जा रहा है। अलोंग द टेंजेंट तो है, और टेंजेंट के अलोंग इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल फाइनल पहले कहाँ है और बाद में कहाँ है, यस और नो? हाँ, हाँ डेफिनेटली। अगर हम ये कहें कि इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, मतलब टेंजेंट से ऐसे होगी ना, जैसे मान लो ये पाथ का टेंजेंट है, यहां पर ऐसा टेंजेंट है,
तो अगर आपका पार्टिकल उधर जाएगा तो ये इसकी इस जगह पर एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी, यहां पर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसी होगी। क्लियर है क्या? अब देखो इधर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे, तो पहले एक बात इधर ध्यान से सुन लो। अरे बात थोड़ा ध्यान से सुनो कि अभी हमारे पास, क्योंकि देखो हम लोग जब पूरा इस पार्ट में 11th का पार्ट पढ़ेंगे तो मैं 1 to 1 सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो इसमें नेक्स्ट क्लास में हम लोग अभी हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे हम लोग फंडामेंटल बात करें, इसके बाद वेलोसिटी आएगा, फिर एक्सीलरेशन आएगा। क्लियर है? और अगर आप ये टॉपिक ध्यान से सीखते हैं तो ही आपको मैकेनिक्स पढ़ने का कोई मतलब निकलता है, क्योंकि मैकेनिक्स जब एनालाइज की जाती है तो फंडामेंटल बाद में आते हैं, पहले कंडीशंस आती हैं। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से सीखें। तो नेक्स्ट क्लास के बाद से आपको होमवर्क मिलना शुरू होगा। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पे डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ओके, थैंक यू।